हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश जो कि राजेंद्र बलौदी जी की पुस्तक है, इसकी एक सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, इसके अभी तक हमारे 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा 23वां पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान की परीक्षाओं की, तो वर्तमान परीक्षाओं में इस पुस्तक से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। तो वर्तमान की परीक्षाओं के लिए इस पुस्तक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी सीरीज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में। देखिए, पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं क्षेत्र को कुमाऊगढ़ कहा गया है। देखिए, कुमाऊगढ़ नहीं कहा गया है, कुमाऊगढ़। ये कुमाऊं अलग है, कुमाऊं अलग है। तो पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो कुमाऊगढ़। देखिए, पिछली वाली जो हमारी सीरीज आई थी उसमें भी मैंने काफी आपको ऐसे क्वेश्चन बताए थे। कुछ ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में उत्तराखंड के विभिन्न नाम थे। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में बन चुका है, तो आपको नोट कर लेना है, चंद्र बरदवाई के द्वारा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, महासर ताल जो कि टिहरी में स्थित है, यह किस घाटी में स्थित है? तो देखिए, यह स्थित है बालगंगा घाटी में। देखिए दोस्तों, वर्तमान में क्या है ना, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है। पहले बनता था कि महासर ताल कहाँ पर स्थित है, तो सीधे सीधे उत्तर था टिहरी में स्थित है। अब महासर ताल टिहरी में किस जगह पर स्थित है या फिर किस घाटी में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बालगंगा घाटी में। थोड़ा घुमा के वर्तमान में प्रश्न पूछने का चलन हो गया है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रुड़ी खरसाऊ किसे कहा जाता है? या फिर रुड़ी व खरसाऊ शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु के लिए रुड़ी और खरसाऊ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार देखिए, बसगाल व चौमासा, बसगाल व चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है। और उसी के साथ ह्युंद व शीतकला, ह्युंद व शीतकला जो शब्द हैं वो शीत ऋतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं, अगर आप रहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, अगर आप पहाड़ से हैं या फिर आप पहाड़ कभी नहीं गए, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप अगर कोई पहाड़ जाएं तो वहां पर आपको ये शब्द मिल जाएंगे। वहां इन शब्दों का प्रचलन वर्तमान में भी हमको देखने को मिलता है। रूढ़ी हो, खरसाऊ हो, बसगाल, चौमासा, ह्युंद, शीतकला, ऐसे ही शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। चलिए, और देखिए दोस्तों, ये जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये जितने भी लिखे हुए मैंने, रूढ़ी, खरसाऊ है, बसगाल, चौमासा, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि वर्तमान में कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब आपको नोट करना है। चलिए ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में ओडल शब्द का अर्थ किससे है? तो उत्तराखंड में ओडल शब्द का अर्थ तूफान से है। चलिए ठीक है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही उच्च शिखर के निवासी अपना पशुधन लेकर तराई भाबर उतर जाया करते थे। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? अब देखिए, एक बात आपको यहाँ से समझनी है। जैसे कि होता क्या था प्राचीन काल में, जैसे कि जो उच्च शिखरों पर जो लोग रहते थे या फिर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, वो उच्च जाड़ों के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों से निचले मैदानी भागों में आ जाया करते थे, क्योंकि जाड़ों के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है और साथ ही में बर्फ पड़ती है। तो निचले तराई भाबर वाले क्षेत्रों में आते थे और तराई भाबर वाले क्षेत्रों में उनको धूप मिला करती थी। अब जो पर्वतीय क्षेत्रों में ना, धूप को कहा जाता है घाम। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप को, अगर हम लोग आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो हमको वहाँ धूप धूप शब्द हमको बहुत ही कम मिलता है सुनने को, तो वहाँ धूप को घाम ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थानीय निवासी हैं, अपनी स्थानीय भाषा में इनको घमतापी कहते थे। मतलब कि जो उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही उच्च शिखर के निवासी जो अपना पशुधन लेकर जाड़ों के मौसम में तराई भाबर उतर जाया करते थे, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घमतापी। क्वेश्चन दोस्तों कैसे भी एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। फिर देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी है? तो शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए लाभकारी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर तथा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, असमान रहती है? कुछ इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। चलिए मैं आपको एक बार इसको अच्छे से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये होती है हमारी पूरब दिशा, इधर को होती है पश्चिम दिशा, इधर को होती है उत्तर दिशा, और इधर को होती है दक्षिण दिशा। क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में दक्षिण यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं और साथ में पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग जाते हैं और पूरब से अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं, तो वर्षा की जो मात्रा है वो घटने लगती है। कैसे? देखिए, अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग इधर से इधर को जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी, और इधर से इधर को जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। तो पूरब और पश्चिम और दक्षिण और उत्तर आपको याद रखना है। मतलब अगर हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं और पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा घटेगी। चलिए ठीक है।
उसके बाद देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु तल से ऊंचाई की वृद्धि के साथ साथ तापमान की कमी का सिद्धांत किसकी व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है। तो हर्षकेल एक व्यक्ति हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार सिंधु तल से ऊंचाई की वृद्धि के साथ साथ तापमान की कमी है, जो उसका सिद्धांत है वो हर्षकेल ने दिया है, तो आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन से स्थान आते हैं। तो दो भाबर है, तराई है, दो दून के क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का मुख्य पेड़ कौन सा है या मुख्य वृक्ष कौन सा है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, तो आपको याद रखना है गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का मुख्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साल। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में पर्वतीय छिछली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तराखंड में पर्वतीय छिछली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, उच्चस्थ हिमानी हिम घर्षण वाले क्षेत्रों में, जहाँ वनस्पति प्रायः नगण्य होती है यानी कि शून्य होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में पर्वतीय छिछली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, उच्चस्थ हिमानी हिम घर्षण वाले क्षेत्रों में, जहाँ वनस्पति प्रायः नगण्य होती है, मतलब कि बहुत ही कम होती है या फिर होती ही नहीं है। 12वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में अल्पाइन पास्चर्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तराखंड में अल्पाइन पास्चर्स मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। तो देखिए, उच्चस्थ क्षेत्रों में घास के विस्तृत मैदानों में, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, यह मिट्टी शुष्क तथा कम उपजाऊ होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में अल्पाइन मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। तो उच्चस्थ क्षेत्रों में जो घास के मैदान होंगे ना, जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं, तो उन्हीं में अल्पाइन मिट्टी पाई जाती है। चलिए ठीक है। 13वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में उप पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन जैसे वनीय क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय ढालों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि जैसे जहाँ देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन जैसे वनीय वृक्ष पाए जाएंगे, वो क्षेत्र होंगे, उन वृक्षों के जो क्षेत्र होंगे, वहीं पर उप पर्वतीय मिट्टी हमको मिलती है। चलिए ठीक है। और देखिए, पर्वतीय ढालों में जो ढाल होंगे ना, उनमें यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में टर्सियरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तराखंड में टर्सियरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाएगी शिवालिक की पहाड़ियों व दून क्षेत्रों में टर्सियरी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में चाय की खेती करने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की थी। देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम लोग, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उत्तराखंड की सीरीज, जहाँ पर मैं आपको ब्रिटिश काल पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पर चाय के बागान आपको पढ़ाए थे। वहाँ पर मैंने बहुत ही आपको वहाँ से डिटेल में पढ़ा रखा है ये सब कुछ। तो उत्तराखंड में चाय की खेती करने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की। तो बिशप हैबर ने 1824 में की थी। बिशप हैबर ने 1824 में, देखिए होता क्या है, ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, यहाँ पर एक बिशप हैबर नामक एक व्यक्ति को भेजा गया, जिसने यहाँ पर की जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक स्थिति थी, उसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि उत्तराखंड में चाय की खेती की जा सकती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसने सर्वप्रथम एक संभावना व्यक्त की थी 1824 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम कब शुरू हुई। तो उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई तो 1835 में। देखिए 1824 में क्या हुआ था, 1824 में क्या होगा, बिशप हैबर ने एक संभावना व्यक्त की थी कि उत्तराखंड में चाय की खेती हो सकती है, मतलब कि उसने पुष्टि की थी इस बात की, लेकिन उस समय खेती शुरू नहीं हुई थी। 1834 में क्या हुआ था, एक चाय कमेटी का गठन किया गया था। कब, 1834 में। उसके बाद 1835 में उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों। फिर देखिए, इन पौधों को कलकत्ता से मंगाया गया था, यानी कि जब 1835 में 1835 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई। अब जब चाय की खेती शुरू की जा रही है, तो उसके लिए पौधे तो चाहिए होंगे ना, बिना पौधों के चाय की खेती कैसे शुरू हो जाएगी। तो इन पौधों को कलकत्ता से मंगाया गया, जो कि चीन से आए थे। दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में 1835 में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई थी, तो इन पौधों को कहाँ से मंगाया गया था। तो देखिए, वैसे तो इनको कलकत्ता से मंगाया गया था, लेकिन कलकत्ता में ये कहाँ से आए थे, तो चीन से आए थे। हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले किस देश से मंगाए गए थे। उत्तराखंड में जब 1835 में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई थी, तो उस समय वो पौधे कहाँ से मंगाए गए थे, किस देश से मंगाए गए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन से। चलिए ठीक है।
उसके बाद देखिए सर्वप्रथम लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में इन पौधों को लगाया गया था। जब ये 1835 में सर्वप्रथम इन पौधों को लगाया जाएगा ना, इन पौधों को जो कि चीन से मंगाए गए थे, तो इनको सर्वप्रथम उत्तराखंड में कहाँ पर लगाया गया, तो इनको सर्वप्रथम लक्ष्मेश्वर नामक एक स्थान है, लक्ष्मेश्वर बागान है अल्मोड़ा में, तो वहीं पर इन पौधों को सर्वप्रथम लगाया गया था। उसके बाद इनको लगाया जाएगा नैनीताल में। तो लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा, उसके बाद नैनीताल में इन पौधों को लगाया गया था। ये सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। उद्यान वाला जो हमारा चैप्टर आया था ब्रिटिश काल में, उसको आप लोग देख सकते हैं। वहाँ मैंने चाय की खेती हो, सेब की खेती हो, आलू की खेती हो, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। चलिए ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, लक्ष्मेश्वर में चाय का बागान किसने लगाया था। तो लक्ष्मेश्वर हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना कि जो सर्वप्रथम चाय का जो चाय लगाई गई थी लक्ष्मेश्वर में ही लगाई गई थी। तो इस लक्ष्मेश्वर के चाय बागान को किसने लगाया था, तो ये लगाया था डॉक्टर फाल्कनर ने। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, झलटोला टी स्टेट बागान कहाँ है। तो झलटोला टी स्टेट बागान है बेरीनाग। बेरीनाग कहाँ है, पिथौरागढ़ में। कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन जाता है बेरीनाग कहाँ है, तो बेरीनाग पिथौरागढ़ में है। ब्रिटिश काल में अंतर्राष्ट्रीय चाय स्पर्धा में यहाँ की चाय पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थी। कहाँ की चाय, झलटोला टी स्टेट बागान की। क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश काल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उत्तराखंड की कहाँ की चाय पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, झलटोला टी स्टेट बेरीनाग पिथौरागढ़ की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, रानी चौरी नामक स्थल कहाँ है। रानी चौरी नामक स्थल कहाँ है, तो ये है टिहरी में। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र कब स्थापित किया गया। तो चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र कब स्थापित किया गया, ये किया गया था 1932 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की गई। जो चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 में अल्मोड़ा में की गई थी। देखिए ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था उद्यान वाला चैप्टर ब्रिटिश काल में, तो वहां से मैंने इस बात पे काफी चर्चा की थी चौबटिया उद्यान की, कि वो किसने कब कैसे स्थापना होती है, किसके मतलब किसके निरीक्षण में, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसके द्वारा, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसमें एक विवाद और है कि इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, 1871 में हुई थी, 1860 में हुई थी। इसमें क्योंकि जो हमारे जो विद्वान हैं इतिहासकार हैं एक मत नहीं है, तो वहाँ से मैंने इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कब हुई थी करके। लेकिन जो इसका सर्वाधिक जो मान्य उत्तर है वो 1869 ही है, और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होगी। आप लोग उद्यान वाला चैप्टर देखिए ब्रिटिश काल में, वहाँ से सारे डाउट मैंने क्लियर कर रखे हैं। फिर देखिए चौबटिया उद्यान की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1869 में अल्मोड़ा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल मंडियां कहाँ स्थापित की गई हैं। तो देखिए रामनगर, ऋषिकेश और टनकपुर में जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल मंडियां स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कहाँ की गई है। तो देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना नहीं कहाँ नहीं कब की गई, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1958 में। कहाँ, तो देहरादून मैंने पहले ही बोल दिया। तो देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कब की गई, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1958। अल्मोड़ा में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कब की गई, 1961। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, टिहरी में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कब की गई, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1968 में। देखिए देहरादून में कब हो रही है 1958 में, अल्मोड़ा में कब हो रही है 1961 में, और यहाँ पर देखिए एक साथ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, टिहरी में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना 1968 में हो रही है। चलिए ठीक है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, फल अनुसंधान तथा औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए भरसार पौड़ी में सेब के बागान है, उन्हीं में यहाँ पर फल अनुसंधान एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है। 27वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत कब शुरू किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1972 में। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही रट लेने हैं बिल्कुल ही। उत्तराखंड में जड़ी बूटी के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत कब शुरू किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1972 में। 28वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जनपदवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1980 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। 29वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम के तहत कब से किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 1982 से। उत्तराखंड में देखिए उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण, यहाँ से शब्दों को समझना। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन, तीनों ऐसे क्वेश्चन आ गए एक जैसे, लेकिन आप सब शब्दों को समझिए किसमें क्या कह रहा है। तो देखिए उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम के तहत 1982 से किया जा रहा है।
फिर देखिए आज का अंतिम प्रश्न, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 114 जड़ी बूटियां हैं जिनको कि वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों आज की सीरीज हुई हमारी समाप्त। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने आज चर्चा की और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा। और साथ ही में हमारा उत्तराखंड का मेन कोर्स तो चल ही रहा है। काफी हमारा उत्तराखंड का इतिहास हमारा कवर हो गया है वहां से, और अभी हमने शुरू किया है वहां से वन आंदोलन वाला चैप्टर। तो आप लोग वहां भी ज्वाइन कर लीजिए। वन आंदोलन अभी हमारे वहां चल रहे हैं, काफी सारे वन आंदोलन के बारे में हमने बात की है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते तो मुझे भी ये पता लगता है कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।